दोस्तों, ये बात एकदम सत्य है कि आज के समय में हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है और उसे बचाना भी चाहता है। लेकिन पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है। और आज मैं आपको एक ऐसी बुक की समरी बताने जा रहा हूँ जो हमें इस कला को सिखाने में मदद करता है। उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अक्सर मैंने देखा है कि पैसे को लेकर लोगों के अंदर एक गलत अवधारणा रहती है। जब उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है तो पैसे के प्रति उनके खराब बिहेवियर के कारण वो उसे गंवा देते हैं। जैसे कि अमीर होने का शो ऑफ करना, फालतू के गैर जिम्मेदारी तरीके से पैसा खर्च करना। ऐसा कुछ करने से इसका नतीजा यह निकलता है कि एक दिन ऐसे लोग बैंक करप्ट यानी कंगाल हो जाते हैं। इसका मुख्य रीज़न यह है कि ऐसे लोग पैसे की वैल्यू को नहीं समझते और वो अपने पैसे को खो देते हैं। दोस्तों, वैसे तो अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए एक ही उपाय है कि हमें पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी को समझते हैं, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। मॉर्गन हाउसल एक बेहतरीन लेखक के साथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर भी हैं। यह बुक हमें केवल साइकोलॉजी ऑफ मनी ही नहीं बताती, बल्कि यह हमें और भी कई लेसन सिखाती है, जैसे कि पैसे कैसे जोड़े जाते हैं, अमीर बनने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए। यह सब कुछ बातें लेखक हमें इस बुक के माध्यम से समझाते हैं। इस बुक में लेखक का सबसे पहला लेसन है कि डोंट वेस्ट मनी, यानी पैसे को बर्बाद मत करो। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में लिखते हैं कि जब मैं एक होटल में काम किया करता था, तब उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनी बना ली थी। लेकिन वो पैसे की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धुत रहता। साथ ही साथ वो अपने अमीरी का दिखावा भी करता रहता था। ऑथर मॉर्गन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी दिखाकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं कि कौन इस गोल्ड कॉइन को कितना दूर फेंकता है। पैसों के साथ उसका व्यवहार उसे जल्द ही बैंक करप्ट बना देता है। ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका के गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्ष तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 वर्ष में हुई तो उसके चर्चे देश विदेश न्यूज़ चैनल और अखबारों में होने लगे, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाई कर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ उसने अपने चैरिटी में दान दिया था। बाकी के 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चे के लिए छोड़ दिया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लू चिप फंड में पैसे लगाया करता था और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया था। अब ऑथर मॉर्गन हाउसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाई कर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसे को कमाना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है? पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंक करप्ट हो गया, वहीं एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। लेखक अगले लेसन में कहते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं है, नो वन इज क्रेजी। ऑथर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्वक व्यवहार करते हैं। हालांकि वे मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने अपने पैसों का ज़्यादा हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हजार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी के लिए बचा कर रखना चाहिए था, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़े बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, यह सब हमारे पहुँच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट खरीदते हैं।
आपको यह बात मूर्खतापूर्वक लगेगी कि जिस चीज को कोई पाना चाहता है वही चीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कदर नहीं करते हैं, जो कि दूसरे व्यक्ति के समान है। ऑथर मॉर्गन हाउसल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल सीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर करता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वह आपको मूर्खतापूर्वक लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप ले रहे हों वह मुझे मूर्खतापूर्वक लगे, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। लेखक का अगला लेसन है भाग्य और जोखिम, यानी लक एंड रिस्क। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑथर मॉर्गन हाउसल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिसे जोखिम जुड़ा होता है। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन हाउसल अपनी बुक में किए हैं। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उसमें पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेक साइड स्कूल में पढ़ा करते थे, बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। बिल गेट्स ने यह बात एक इवेंट में कही थी, अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से लक भी एक था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्तों केंट इवेंस के बारे में कहते हैं कि अगर केंट्स ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हाउसल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ था। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन। यह सब कुछ एक सफल व्यक्ति के पीछे कार्य करता है। लेखक का अगला लेसन है नेवर इनफ, कभी भी पर्याप्त नहीं। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म के सीईओ बने। उनके पास 2008 के दौरान $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रख कर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे बैठे ही 2 घंटे में 1 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन वह इस पैसे से संतुष्ट नहीं थे। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल भेज दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते नहीं हैं। एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा न करके पैसों से ज्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसे विचारों से हमेशा बच के रहें। ऐसी सोच आपको अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक होता है। मनी कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय में उनकी नेटवर्थ $86.5 बिलियन है। इसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन रिटायरमेंट यानी 65 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बफेट उस समय $9.3 मिलियन के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट के कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र में ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा।
अमीर बनना वर्सेस अमीर बने रहना, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। आर्थर मॉर्गन हाउसेल का अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहने के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ सालों में ही फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही वो कंगाल हो गए। वो अपनी अमीरियत कामयाब नहीं रख सके। इसलिए अपने कैरियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। इसे समझने के लिए आप वॉरेन बफेट का उदाहरण ले सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से वह लोग फेल हो गए। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, वह है पैसों की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहना सीखें, हम्बल बने रहें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जमा पूंजी घटने के बजाय और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। लेकिन वहीं अगर आप एक्साइटेड होकर अपने पैसों को उलूल जुलूल खर्चा करते हैं, बिना सोचे समझे खर्चा करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने पैसों को गंवाएंगे और आप कंगाली के रास्ते पा जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आर्थर मॉर्गन हाउसेल द्वारा लिखी गई पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यह बुक समरी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।